नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन भूगोल की इन क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए मरुस्थल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मरुस्थलों के अंदर धोरे किस तरीके के होते हैं, बालू का स्तूप किस तरीके के होते हैं वो पढ़ते हैं। और आज की इस क्लास के बाद आपके तकरीबन जो है मरुस्थल वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, जहां से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। कल की क्लास पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप सभी का है और अब सभी जो है पढ़ने के लिए आतुर हो चुके हैं, तो हमें भी पढ़ाने का देखो आनंद आता है। और जब विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो शिक्षक भी पूरी जो है जान झोंक लेता है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो और हम पढ़ा रहे हैं, और बाकी की बातें जो है नहीं करनी है, पढ़ाई पे फोकस करो। जहां से जैसे प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे बताऊंगा। आज के देखो इस थंबनेल के अंदर ही आप लोगों को जो दिख रहा है, हाँ ओ छो दिखतो टोडियो छो दिखतो टोडियो, तो हमारे भूगोल सारे थंबनेल में आई हुई है। ठीक है, इनके क्या टोडियो, ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? टोडिया। ठीक है, पशु परिचर में तो स्पेशली पूछेंगे। आज जो अपन विभिन्न विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं वो अपने हैं बालू का स्तूप। क्या है? बालू का स्तूप। अब बहुत सारे अलग अलग तरह के बालू का स्तूप बनते हैं, जिनमें से बरखान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनुप्रस्थ अनुदैर्य सारे तरीके बनते हैं। और सब तरीके के अपन जो है विद डायग्राम विद ग्राफिक्स समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ध्यान पूरी तरीके से देना है क्लास पे। शुरू करें, बाकी की कोई बात होगी तो बीच में करते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन को करो आडा। ठीक है, क्योंकि आडी स्क्रीन करो जनी थान बढ़िया समझ में आई तो ये के दमिडा ले चैट बॉक्स में भी के मतलब कौन है। ठीक है, आओ भैया पहली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, अभी तक अपन ने पिछली क्लास में जो है मरुस्थलीय क्षेत्र का वर्गीकरण और परिचय बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि भाई थार का मरुस्थल है, कितने देशों में है? 2 देशों में है, भारत और पाकिस्तान। और भारत के अंदर कितने राज्यों में? 4 राज्यों में, इसको भी पढ़ लिया। पाकिस्तान में 15% है, भारत के अंदर 85% है। उसके बाद में थार के मरुस्थल का वर्गीकरण किया अपन ने, शुष्क मरुस्थल अलग और अर्ध शुष्क अलग। फिर शुष्क का भी 2 तरीके से वर्गीकरण किया है, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। तो मुक्त वाला अपन ने पढ़ लिया। आज पढ़ रहे हैं अपन बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, चलिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवाया आप लोगों को जो वर्गीकरण, और इसी तरीके से आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि देखो मेरे याद करने से सिलेक्शन आप लोगों का नहीं होगा, सिलेक्शन होगा जब आपको याद होगी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे 3 शब्द दिख रहे हैं पीछे आप लोगों को। क्या है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ रहे हैं ना, तो इसके वर्गीकरण में देखो यहाँ पे जो है 3 शब्द दिख रहे हैं। एक तो नंबर 1 क्या है? बालू का स्तूप। नंबर 2 है दोरे, और नंबर 3 क्या है? दरियन। कहने को तो ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, क्या है? रेत के टीले हैं। कहने को एक ही है, लेकिन जो है थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। या तो बोलचाल का अंतर है, ठीक है, या स्थानीय परिवेश का अंतर आ जाता है। तो बालू का स्तूप के अंदर तो क्या आ जाता है? देखो, वायु निक्षेप के द्वारा, इसको कह देते हैं वायु निक्षेप के द्वारा, या फिर सीधी भाषा में ध्यान रखो वायु क्रिया द्वारा, वायु की क्रिया द्वारा निर्मित रेत के टीले, या फिर इनको क्या कह दिया जाता है? टिब्बा या टिबे। ठीक है, ये जो है बालू का स्तूप में, यानी कि बालू का स्तूप में सभी तरह के जो है टीले आ गए, रेत के टिब्बे आ गए। अब जो ज्यादातर जो बनते हैं ये हवा से ही बनते हैं। ठीक है, ये कैसे बनते हैं? हवा से ही बनते हैं। तो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है आप लोगों के दोरे किसे कहते हैं? तो दोरे विशेष रूप से होते हैं लहरदार रेत के टीले दोहरे कहलाते हैं। और दरियन जो है वो स्पेशली जैसलमेर में ज्यादा बोला जाता है। दरियन कहेंगे ना तो स्थानीय भाषा का शब्द है। क्या कह देंगे? स्थानीय भाषा में धोरों को दरियन कहा जाता है। और विशेष रूप से कहा? जैसलमेर में। विशेष रूप से कहा? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, इस तरीके से चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्या गुरुजी ऐसा सवाल बनता है कि दरियन किसे कहते हैं, दोरे किसे कहते हैं? बनने को तो नहीं बनेगा वैसे, लेकिन बेसिक भी तो समझना जरूरी है ना। बेसिक चीज समझोगे तभी तो आप इस पे इमारत खड़ी कर पाओगे, आधार बनेगा तभी तो इमारत खड़ी होगी। तो ये बेसिक समझाया है, जरूरी नहीं है सवाल यहां से बने।
सवाल जहां से बनेगा उस तरफ अब अपन बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी एक जरूरत महसूस हो रही है अपन लोगों को, किस चीज की? स्क्रीनशॉट की। ले लो जल्दी फटाफट। चलिए, ये परसेंटेज याद रखना, ये ज्यादा है अब, ठीक है। जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश था वो अपन ने 41.50 पढ़ा था, ये 58.50 है, ये ज्यादा है, दोहरे ज्यादा है मरुस्थल के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब जो है आप लोगों के भाई साहब पूरे के पूरे विभिन्न तरह के दोहरे आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 अपन पढ़ रहे हैं अनुदैर्य, यहां ये लगा देना, ठीक है। अनुदैर्य या रेखीय बालूका स्तूप, इसी को और किस नाम से जाना जा सकता है? पवनानुवर्ती। किसी को पवन के अनुवर्ती है, यानी पवनानुवर्ती भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ष भर जो है एक ही तरह की हवा चलने से बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? जैसे हवा चल रही है उसी के समानांतर बनेंगे। जहां हवा चल रही है वहां पे दोहरे बनते जाए भाई, जब हवा चल रही है मिट्टी जमनी शुरू हो गई और वहां पे बनते गए। देखो पवन की दिशा किस तरफ है? ये है। अब हवा चल रही है और मिट्टी के जो है दोहरा बनना शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेखीय दोहरे कहलाते हैं, एक ही रेखा के रूप में बनते रहते हैं आगे, ठीक है। वर्ष भर एक ही पवन की दिशा में बनने के कारण रेखीय पवनानुवर्ती या अनुदैर्य बालूका स्तूप कहा जाता है। सीधी बात ध्यान में क्या रखनी है, हवा की दिशा के समानांतर, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज से प्रश्न बनेंगे। यहां आपको डायग्राम नहीं दिए जाएंगे, डायग्राम हम इसलिए क्लास में शामिल कर रहे हैं कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। मैंने पहले जो क्लासेस ली थी डायग्राम से नहीं ली थी, लेकिन अब अपने पास में डिजिटल बोर्ड की सुविधाएं हैं, तो अपन क्या करते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये ऐसे होती है। और यहां से एक बार समझ लो, भैया मेरी बात पे ध्यान देना, बहनों मेरी बात पे ध्यान देना, बिल्कुल यहां से एक बार चीजें समझ में आ गई, उसके बाद में भूगोल जो है आपको अंगुलियों पे याद होगी, चिंता बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्या करना है, समानांतर। अनुदैर्य क्या है? समानांतर बालूका स्तूप है, रेखीय बालूका स्तूप है, एक ही दिशा में हवा चल रही है, बाकी कोई इसमें अवरोध कुछ नहीं है। दोहरे बनते गए भाई, मिट्टी जमती गई, रेत जमती गई, दोहरे बनते गए, बस सीधे सिंपल है। ऊंचाई इनकी 10 से 60 मीटर तक होती है और सर्वाधिक इनका विस्तार जो होता है वो जैसलमेर में। देखो एक चीज और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा रेत के दोहरे पूछे कि कहां मिलते हैं या सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहां मिलते हैं, तो जैसलमेर के अंदर, क्योंकि वहां की विषम परिस्थितियां हैं, तो जैसलमेर में सबसे ज्यादा। लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा रहा हूं, आप सभी का ध्यान चाहूंगा, ठीक है, एक कवि करें मंच माते, आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा रहा हूं कि अब क्या करना है अपन को, सभी प्रकार के रेत के दोहरे कहां मिलते हैं, तो जोधपुर ग्रामीण। ज्यादा कहां मिलते हैं कि बालू का स्तूप ज्यादा कहां है, जैसलमेर। आप सभी का ध्यान एक बार फिर आकर्षित करना चाहूंगा कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां है, जोधपुर ग्रामीण। ज्यादा बालू का स्तूप कहां है, जैसलमेर। सभी प्रकार के, यानी कि ये इतने प्रकार है विभिन्न प्रकार के, वो कहां, जोधपुर ग्रामीण। अब जोधपुर ग्रामीण जिले में, पहले जोधपुर, क्यों जोधपुर सिटी में तो दोहरे कहां इतने, जोधपुर ग्रामीण में, ठीक है। ये याद हो गया आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पे अब इनका विस्तार, अनुदैर्य, इनका विस्तार कहां है, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, ये वाले क्षेत्र में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। कौन से, अनुदैर्य। नेक्स्ट कौन सा है अपना नंबर 2, अनुप्रस्थ, नंबर 2। अब देखो इसमें सीधा ध्यान रखना है 90 डिग्री का कोण, यानी कि समकोण। इसे क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, समकोण बोलते हैं ना। तो बस अब देखो ये 90 डिग्री का ऐसे भी होगा और ऐसे भी करें तो भी 90 डिग्री होगा ना। बस अब इसमें करना क्या है, ज्यादातर जो है ना, अब जैसे ज्यादातर लोग प्र लिखते हैं, प्र, ठीक है, कोई ऐसे लिख देता है, कोई ऐसे लिखता है, ठीक है। मैं ज्यादातर ऐसे लिखता हूं, प्र, ठीक है। तो क्या है, सीधो सिंपल यूं करिए, प्र, उसको प्र ही पढ़ते हैं। अब प्र लिखते हैं, उसके अंदर ही अपन समकोण बना देते हैं ऑलरेडी। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, अनुप्रस्थ ही तो लिखना है अपन को। क्या लिखना है, अनुप्रस्थ लिखना है अपन को, है ना। और बस ये बन गया समकोण आप लोगों का। तो इससे आप लोगों को सीधा क्लियर याद रहेगा, कंफ्यूजन इन दो में ही होगा कि हवा के समानांतर कौन से हैं और हवा के समकोण पर कौन से हैं। तो समकोण पर बनने वाले अनुप्रस्थ कहलाते हैं। और प्रस्थ ही रटने की जरूरत ही नहीं है, आप जैसे लिखना शुरू करोगे, पढ़ोगे तो आप लोगों को सीधा दिमाग में याद आ जाएगा कि हाँ, अनुप्रस्थ जो है समकोण पर बने, यानी कि कहीं ना कहीं कोई अवरोध आएगा। अब हवा चल रही है भाई, सीधी 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 हवा चल रही है और अवरोध आ गया, ठीक है, हवा इस दिशा में चल रही है,
हाँ अवरोध आ गया। अब जो है दोहरे यहाँ पे इस तरीके से बनने शुरू हो गए। क्यों? हवा किस दिशा में चल रही है? इस दिशा में चल रही है, यहाँ अवरोध आ गया, तो अब ये जो है समकोण पे बनने शुरू हो गए इस तरीके से। अब ये दोहरे को अपन ऐसे भी ले लें तो यही चीज जो है, देखो ये अवरोध आ गया और ये दोहरे जो है समकोण पर बनने शुरू हो गए, ये समकोण पर बनने शुरू हो गए दोहरे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। बालिके बालक, चैट बॉक्स में कुछ नहीं रखा, ध्यान सिर्फ यहां पे, ठीक है, बाकी कहीं नहीं। तो ये यहां पे ध्यान रखना, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आप लोगों को याद करवा दिया है मैंने। अब देखो लैंग्वेज क्या करी, वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। मन में तो हार्ड के है, भूगोल हार्ड है के कौन है, ठीक है, कोई भी हार्ड नहीं है। अनुदैर्घ्य याद हो गए, अनुप्रस्थ याद हो गए। ऊंचाई क्या है 10 से 40, नहीं पूछते तो क्यों शामिल किया सर आपने स्लाइड में? थोड़ा तो यार डेकोरेटिव भी करना पड़े। ध्यान है, मिठाई की दुकान में जाओ, मोतीचूर का लड्डू लो, ऊपर बर्क लगे हुई है, चांदी की जो परत लगाते हैं बर्क, उससे कोई टेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी तो जरूरी है? डेकोरेशन होगा तभी तो बढ़िया दिखेगी चीजें। तो ये जो पूछा नहीं जाता 10 से 40, 10 से 60, ये नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा सा अपन ने भी बर्क लगाया है। ठीक है, चलिए सर्वाधिक कहां है? जोधपुर ग्रामीण। कौन से तरह के? अनुप्रस्थ तरह के सर्वाधिक जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, क्योंकि बाड़मेर से ही टूटकर कौन सा जिला अलग हुआ है? बालोतरा बना है, तो बालोतरा के अंदर भी है, और बीकानेर, यहां पे ये चीजें इस तरीके से पाई जाती है। ठीक है, अब ले लो आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो देखो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ जो मेन है वो आपको याद हो गए, पवनानुवर्ती इसी के अंतर्गत आ गया आप लोगों के। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। चलो भाई, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बरखान या इसे कह दिया जाता है, इसे क्या कह दिया जाता है? बरछान भी कह दिया जाता है इस तरीके से, बरछान इस तरीके से भी कह दिया जाता है, बरछान इस तरीके से भी कह दिया जाता है। इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, इसमें ध्यान रखना है आया है बरछान च यानी कि चंद्राकार। ठीक है, ये च आया है ना, इसी से ध्यान रखना है, चंद्राकार आकृति है। कैसी है? चंद्राकार आकृति वाले बालू का स्तूप बरछान या बरखान। ठीक है, बस इतना ही देना है ध्यान, याद हो जाएगा बरखान। ठीक है, देखो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही है। ये क्या होते हैं? सर्वाधिक गतिशील होते हैं, इनकी मतलब मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, बदलते रहते हैं ये अपना स्थान। ठीक है, नवीन बालू युक्त होते हैं। बालू मिट्टी जो है, अब देखो स्थान बदलते हैं तो नवीन बालू भी इसमें जुड़ती जाती है हवा के साथ में, तो नवीन बालू युक्त होते हैं और बहुत जल्दी स्थान बदलते हैं। सर्वाधिक गतिशील है, इसलिए ये सबसे ज्यादा नुकसान देने वाले भी है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक नुकसानदेह भी बरखान है, और सर्वाधिक प्रश्न देने वाले भी बरखान है। ठीक है, और विद्यार्थियों के लिए भी सर्वाधिक नुकसानदेह और सर्वाधिक फायदेमंद भी बरखान है। क्यों? क्योंकि इस पे से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। अब जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए नुकसानदेह, और जिसने पढ़ा है उसके लिए फायदेमंद है। ठीक है, ऊंचाई इसकी पूछ सकते हैं 10 से 20 मीटर तक, और चौड़ाई जो है 100 से 200 मीटर होती है इसकी, और सर्वाधिक जो है ये शेखावाटी में। वैसे बालेरी, चूरू वगैरह ये यहाँ पे भी है, लेकिन चूरू भी तो शेखावाटी के अंदर ही आया ना। सर्वाधिक बरखान बालू का स्तूप जो है वो अपने क्या चूरू क्या शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे होते हैं, ये देखो हवा की दिशा है ये, ठीक है, और ये देखो ये इस तरीके से अर्धचंद्राकार शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार शेप के अंदर होते हैं ये। ठीक है, और इनके बीच में जो गैप होता है ना, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गारो। इनके बीच के गैप को गारो या गासी कहा जाता है। ठीक है, गारो या गासी कहा जाता है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बरखान। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब है पैराबोलिक बालू का स्तूप। ठीक है, ऐसे लिखना, पैरा कई जना के गुरुजी मात्रा रहेगी ला रहे मात्रा लगाना भूल गए हिम्मत है। ठीक है, तो ये लगाई मैंने जानबूझ के नहीं है, क्योंकि ये जो है बाल में पिन के आकार के। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। पैरा बाल के अंदर पिन डालते हैं, हेयर पिन महिलाएं जो डालती है उस तरीके के आकार के हैं। ठीक है, तो इन्हें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, महिलाओं के बालों की पिन के आकार के बालू का स्तूप। अपने जो पुस्तक पशु परिचय आई थी उसमें एक टाइपिंग एरर था, उसमें तारा बालू का स्तूप में हेयर पिन जैसा आया था, जो मैंने संशोधन करवा दिया था बाद में,
उसको करना है पैराबोलिक, ठीक है। यानी कि पैराबोलिक है वो हेयर पिन के जैसे है। हालांकि वो प्रथम 2000 कॉपियों के अंदर ही एरर था, उसके बाद में तुरंत ही संशोधन करवा दिया था। और 30 से 35 हजार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो पुस्तक, तो बाकी किसी के पास में ऐसा एरर आया नहीं होगा। जिन 2000 स्टूडेंट के पास में आया वो ध्यान रखना, तारा बालू का स्तूप हेयर पिन जैसे नहीं है, वो ये पैराबोलिक है, ठीक है। वो संशोधन वैसे करवा दिया गया था। तो ये हेयर पिन के आकार के कौन से हैं? पैराबोलिक, जो आपको याद रखने हैं बाल के आकार के, मतलब बाल के अंदर पिन लगाते हैं उस आकार के, ठीक है। ये बनते कैसे हैं? देखो, मरुस्थली वनस्पति के सहयोग से ये निर्मित होते हैं, ठीक है। वनस्पति के सहयोग से, यानी वनस्पति का अवरोध होता है उससे ये निर्मित होते हैं, इसलिए ये हेयर पिन के जैसे आकार के होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो है पैराबोलिक बालू का स्तूप। अब कई जनों को क्या ये दिखेगा कि सर ये अर्धचंद्राकार है, नहीं, ये यहां से शुरू हो रहा है और बालों में जो पिन लगाते हैं ना, और कुछ जो है ये इस तरीके के भी होते हैं। देखो ये इस तरीके के भी बनते हैं, तो ऐसी जो है पिन आती है, ठीक है ना। ये वाला ज्यादा आपको सही मानना चाहिए। इस तरीके की पिन आती है लगाने की, ठीक है, ऐसे कट कट बजने वाली होती है ना, वो वाली। तो ये इस तरीके से बनते हैं, ये हेयर पिन के जैसे पैराबोलिक बालू का स्तूप, ठीक है। ध्यान रखियो, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई नेक्स्ट। हाँ, सीफ। अब आया अपने सीफ। देखो ये फोटो सीफ का ही है। विपरीत दिशा की शक्तिशाली पवन के कारण, अब देखो पवन एक दिशा में चल रही है और दौड़े बनाए हैं, लेकिन वहां से विपरीत दिशा की पवन जब जोर मारती है तो बीच बीच में जो है गैप कर देती है। तो विपरीत दिशा की शक्तिशाली पवन के कारण बालू का स्तूप की श्रृंखला बीच बीच से कट जाती है। ये देखो, ये यहां, ये देखो इस चित्र में दिख रही है ना, बीच बीच में से कट जा रही है। तो ये बीच बीच में से कट जाने के कारण ये क्या कहलाती है? सीफ कहलाती है। कैसे याद रखोगे कि बीच बीच में से साफ होती है तो सीफ कहलाती है, बीच बीच में से साफ हो रही है तो सीफ कहलाएगी। ये आप लोगों को याद करने का पैटर्न मैंने बता दिया है। अब आओ सप्रकापिस या सप्रकाविज या सप्रकाविज भी लिखा मिलेगा, हिंदी में जो है अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। ये कैसे बालू का स्तूप होते हैं? छोटी झाड़ियों और मंद पवन गति, ठीक है, धीरे पवन गति से बने बालू का स्तूप होते हैं, वो सप्रकाविज कहलाते हैं। एक और, चलो झाड़ियों की बात आई तो एक और चीज ध्यान रखना, एक होती है नेवखा। नेवखा भी क्या है? झाड़ियों से छनकर बनी आकृति। बनी आकृति है, ये बालू का स्तूप नहीं है, बालू का स्तूपों पर बनी आकृति है जो नेवखा कहलाती है। और ये क्या है? ये एक तरीके के बालू का स्तूप है, सप्रकाविज, इसीलिए यहां साथ में लिखा है ताकि आप इन दोनों में अंतर कर सको, ठीक है। और अब पढ़ रहे हैं अपन तारा बालू का स्तूप, और सामने दिख रहा है स्टार, जैसे स्टार फिश होती है ना, तारा होता है, ठीक है, उसी तरीके से देखो स्टार, ठीक है। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो चित्र शामिल किया और समझ में आ गया कि तारा बालू का स्तूप क्या होगा, स्टार बालू का स्तूप क्या होगा। तो तारे के आकार के बालू का स्तूप तारा बालू का स्तूप होंगे। इसमें क्या होता है? तारों का बालू का स्तूप में मतलब रेत होती है कम, और ये हमाद तरह के होते हैं। चट्टान भी देखो, यहाँ साथ में चट्टान है यहाँ, ठीक है, चट्टान भी है। तो चट्टान हमाद तरह के होते हैं, इसलिए जो है रेत जहां जहां बच जाती, तारा बालू का स्तूप इस तरीके से बन जाते हैं। सर्वाधिक ये देखने को मिलते हैं मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ के अंदर। एक बार पूछा भी था इस तरीके से कि तारा बालू का स्तूप ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं। ऐसा करेंगे, कल का फैक्ट आपको इसके आधार पे दे देंगे अपन के कौन कौन से बालू का स्तूप कहां कहां ज्यादा देखने को मिलते हैं। जीजीडी टेलीग्राम पे आप लोगों को ये फैक्ट कल दे दिया जाएगा जीजीडी फैक्ट के रूप में, ठीक है। जो नहीं जुड़े हुए वो जुड़ जाना टेलीग्राम से। चलो स्क्रीनशॉट लो भाई। देखो क्लास में है ना, ध्यान दो रहे इधर के चैट बॉक्स में धरियो है, पढ़ाई करनी कौन करनी, मतलब चैट बॉक्स में कुछ नहीं है। हम तो कभी कभी खोल के देखते चैट बॉक्स में, अरे यार मैं कि इतनी क्या बातें करनी, इतनी बढ़िया समझने लायक क्लास आ रही है कि मतलब ध्यान एक सेकंड इधर से उधर नहीं होना चाहिए, वहां बात आ रही है। ऐसा कोई होना कि मैं कहीं पानी पीने गया हूं और 5 मिनट बाद आ रहा हूं वापस क्लास में, जितने आप चैट बॉक्स में बातें कर रहे हो वो बात हो तो भी बात अलग। मैं तो कहीं एक सेकंड ही इधर उधर ध्यान नहीं देता हूँ, पूरा का पूरा ध्यान क्लास पे या आप पे, फिर भी आप बातें करते हो। ध्यान इधर दो, याद करने वाला एक चीज आई है अब, ठीक है, प्लाया याद कर लेना ये, ठीक है।
बहुत अच्छी और जानकारी देने वाली चीज बता रहा हूं। देखो प्लाया क्या होती है, सबसे पहले ध्यान रखना अस्थायी झीलें हैं, लेकिन अस्थायी झीलें रन और टाट भी आएगी, ठीक है, रन या टाट भी आएगी, इन्हीं को डांड भी कहा जाता है। तो प्लाया क्या है, सबसे पहले इसको समझो। रेगिस्तान में बालू का स्तूपों के मध्य जल जमा होने से बनी अस्थायी झीलें हैं। अब देखो ये बालू का स्तूप है, ठीक है, ये भी बालू का स्तूप है। अब पानी रिस के जो है यहाँ पे जमा हो गया, वर्षा का जल भी आया है, ठीक है, ये यहाँ पे जमा हो गया पूरा का पूरा। और क्या है, रेगिस्तान में जो है प्रकृति कैसी होती है, ज्यादातर झीलों की खारी होती है, क्योंकि हॉलैंड और क्राइस्ट हवाएं हैं वो भी नमक के कण लेके आती है, और यहाँ पे ज्यादातर जो है खारे पानी की प्रकृति पाई जाती है। तो यहाँ पे जल कैसा होगा, यहाँ पे जल होगा खारा, ठीक है, यानी कि ये लिखा हुआ ही है, ये देखो नमकीन झील, यानी कि कैसी है, खारी, ठीक है। अब है कैसी, अस्थायी है, क्योंकि दोरों के अंदर बनी हुई है, पानी सूख जाएगा, बाद में दलदल बनेगा, इसके बाद में पीछे बचेगी मरहो, जहां पे खडीन कहा जाता है, जिसे खडीन कृषि की जाएगी, ठीक है, यानी कि पानी सूखेगा, दोरों में तो सूखेगा ही। तो ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है कि हमेशा भरी हुई नहीं रहेगी। तो क्या है, बालू का स्तूपों के मध्य पानी जमा होने से बनी अस्थायी झीलें कैसी है, प्लाया झीलें हैं। अब देखो पालीवाल ब्राह्मणों के रहने के कारण इनका नाम प्लाया पड़ा, ऐसा भी बता दें कि पालीवाल ब्राह्मण ज्यादा रहते थे आसपास, इसलिए प्लाया नाम इनका पड़ गया, ठीक है। और स्थानीय भाषा में इन्हें ढाड भी कहा जाता है, ढाड भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि रन जो होते हैं, रन या टाट, वो थोड़े छोटे होते हैं इनके मुकाबले, प्लाया थोड़ी सी बड़ी होती है, ये बताते हैं। अब देखो यही चीज आगे अपन पढ़ते हैं, रन या टाट, ये भी पढ़ने को मिलेगा। रन या टाट स्पेशली ज्यादातर दलदली क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं, दलदली क्षेत्र। इसमें क्या ध्यान रखना है, जब प्लाया झील का पानी सूखने लगता है, अब देखो पहले झील में पानी है, बहुत सारा पानी है तो कोई दिक्कत नहीं, पानी जब सूखता है तो पीछे क्या बचेगा, कीचड़, और कीचड़ किसका निर्माण करेगा, दलदल का। किसका निर्माण करता है, दलदल का। तो सूखने लगता है और दलदली भूमि का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है रन या टाट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, रन या टाट। अब देखो किसी के सिर में बाल है, यानी कि झील में पानी है, बहुत सारा पानी है, पानी उड़ गया, बाल उड़ गए, पीछे क्या बचेगी, टाट, ठीक है। आगे समझ आयो, और तो क्या समझाओ थान, ठीक है। यहां से पानी उड़ गया, ये सिर है, ठीक है, सिर में, सिर को समझो कि ये झील है। अब सिर में बाल है, झील में पानी है, झील में से पानी उड़ गया, सिर में से बाल उड़ गए, पीछे बचेगी सिर, टाट, ठीक है। यहां थान याद हो जाई कि रण या टाट किन के, मैं कह रही हूं थे नहीं भूल सको जिंदगी में कि टाट किन के याद होगी। लाइब्रेरी में बैठे बैठे हंसने काम कौन, पढ़ लो, स्टूडेंट डिस्टर्ब हो, बढ़िया घर जाए पाची क्लास देकर हंस लियो, आराम हो, ठीक है। तो रन या टाट आप लोगों को याद हो जानी है। फिर यही चीज देखो, खडीन क्या है, प्लाया के सूखने के बाद शेष बची हुई मिट्टी है, ठीक है। प्लाया के सूखने के बाद शेष बची हुई मतलब बाल उड़ गए, कोई एक आधा बाल खड़ा रह गया, खड़ी रह गई है, ठीक है, यानी खडीन है। अब उड़ने के बाद पीछे जो स्थिति बची है, जो तड़की हुई जो मिट्टी दिखती है ना, थोड़ी सी ऐसी तालाबों की आपने देखी होगी, तो वो होती है खडीन कहा जाता है। तो यहाँ पे कृषि भी की जाती है, और यहाँ पे की जाने वाली कृषि स्पेशल रूप से खडीन कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है, खडीन कृषि कहलाती है। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है, खडीन कृषि। तो ये एक तरीके से ये एक ही संरचना से बने हुए अलग अलग नाम है। प्लाया क्या है, सबसे पहले अस्थायी झीलें हैं, बालू का स्तूप से रिसकर पानी इकट्ठा हुआ, अस्थायी झीलें नमकीन बन गई, थोड़ी बड़ी है, ठीक है, वो प्लाया कहलाई। फिर पानी सूखने लगा, दलदली क्षेत्र बना है, फिर वो रन या टाट कहलाते हैं, ठीक है। और यही चीज पूरी तरीके से सूख गई, पीछे बची हुई जो मिट्टी है वहां, फिर वो कहलाती है खडीन, और वहां की जाने वाली कृषि खडीन कृषि। और इसमें जो मिट्टी तड़कदार बचती है ना, उसे ही मरहो भी कहा जाता है, ठीक है, जो आगे बताऊंगा अभी। अब देखो राजस्थान में प्रमुख रन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से रन कहाँ है। तो जैसलमेर के अंदर है पाकरी, बरमसर, कनौड़, लवा, पोखरन। देखो ये रन पीछे इसीलिए लगता है, ठीक है, ये जैसलमेर के। फलोदी के अंदर है बाप रन, पहले अपन पढ़ते थे इसे जोधपुर के अंदर, अब स्पेशली पढ़ना है फलोदी जिले के अंदर। फलोदी में है बाप। और बालोतरा के अंदर, पहले बाड़मेर में पढ़ते थे, बालोतरा के अंदर है थोब रन है, और इसे स्पेशली मरु जिला भी कहा जाता है, इस थोब रन को, इतना बड़ा होने के कारण मरु जिला कह देते हैं इसको, ठीक है। और पड़ियारा रन कहाँ है, चूरू के अंदर। ये स्पेशली खास खास रन है जो मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान रखना, बहुत काम की चीजें, प्रश्न बनेंगे इनमें से, ठीक है। अब लो स्क्रीनशॉट, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आओ अब जो बची हुई शब्दावली है अपन मरुस्थल से संबंधित उसको भी देख लेते हैं। भैया अभी तो और चीज थोड़ी सी बच गई है, कर लेते हैं इसको भी पूरा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट शब्दावली क्या है, बालसन। ठीक है, बालसन किसे कहते हैं, मरुस्थली भागों में चट्टानों से घिरा भाग जहां पानी जमा हो जाता है और यहां सूखने के बाद कृषि की जाती है, इसे भी बालसन कहा जाता है। यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना, चट्टानों के आसपास से रिसकर आता है और फिर सूखने के बाद कृषि की जाती है, वो बालसन है। ठीक है, सेलिनाथ क्या है, मुलायम लवण की परत युक्त प्लाया झील है, यानी कि इसे अपन और क्या कह सकते हैं, अत्यधिक खारी, अत्यधिक नमकीन कह सकते हैं, नमक की परत है। कैसे समझो, मुलायम लवण की परत युक्त, यानी कि इतनी खारी है कि मुलायम नमक की जो परत बन गई है पानी के ऊपर, इसलिए ये अत्यधिक खारी के अंदर आ जाती है, इसको कहा जाता है सेलिनास। ठीक है, तल्ली क्या है, दोरों के नीचे की निम्न भूमि जहां मीठे पानी का भराव होता है। बाकी तो अपन ने पढ़ा नमकीन, अब नमक बहकर चला गया, अब दोरों के नीचे की निम्न भूमि है वहां मीठा पानी बच जाता है, उसे कहा जाता है तल्ली। अब मरहो क्या है, मरहो स्पेशली तल्ली या पोखर से सूखने के बाद, देखो आगे अपन ने खड़ीन पढ़ा, खड़ीन जो है वो प्लाया और रन के सूखने के बाद जो बची पीछे वो खड़ीन है, और यहाँ पे तल्ली या पोखर यानी मीठे पानी के सूखने के बाद में जो जमीन बची है वो कहलाती है मरहो, और यहाँ पे भी कृषि की जाती है। नाडी क्या है, मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं के लिए गांव से बाहर पानी संग्रहित किया जाता है, छोटा सा तालाब जैसा होता है, उसे कहा जाता है नाडी, और नाडी का भी जो गहरा भाग होता है उसे कहा जाता है नाडी का टोबा। क्या कहा जाता है, नाडी का टोबा, जो सबसे गहरा भाग होता है। ठीक है, सबसे गहरा भाग होता है उसे कहा जाता है नाडी का टोबा। एक आता है आपके जोहड़, क्या आता है, जोहड़, जोहड़ होते हैं शेखावाटी में, शेखावाटी के अंदर स्पेशली पाए जाते हैं चूने के कुएं, चूने की चट्टानें होती है वहां, उन्हें कहा जाता है कुएं। ठीक है, और इसका भी गहरा भाग जो होता है ना जोहड़ का, वो कहलाता है चोभी। क्या कहलाता है, चोभी कहलाता है, चोभी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको ये चीजें बता दी, एक बताना रह गया, उसे कहा जाता है उर्मिका। उर्मिका, तो उर्मिका क्या होती है, लहरदार आकृतियां होती है, ऐसे झाड़ियों से छनकर बनी लहरदार आकृतियां। ठीक है, इन्हें कहा जाता है उर्मिका, झाड़ियों से छनकर बनी लहरदार जो आकृतियां होती है काले रंग की, हल्के काले रंग की, उन्हें कहा जाता है उर्मिका। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले एक बार। ठीक है, देखो झाड़ियों के पीछे अगर बनती है आकृति तो वो तो कहलाती है नेवखा, है ना, और बालू का स्तूपों पे जो लहरदार आकृतियां बनती है वो कहलाती है आपके उर्मिका। जो बालू का स्तूप पर लहरदार आकृतियां बन जाती है ना, वो झाड़ियों के पीछे बन रही है तो वो नेवखा है। थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ भाई, इसी के साथ आप लोगों के आज की धमाकेदार क्लास भी पूरी हुई। ठीक है, कितनी टाइम लगी, आधा घंटा की क्लास है, आधे घंटे में थान देती हूँ 2 घंटे और मैटर, यानी कि आपने देख लो ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पूरे तरीके से अपन ने पढ़ लिए हैं, मुक्त प्रदेश भी पढ़ लिए, युक्त प्रदेश भी पढ़ लिए। अब थोड़ा सा आपने रहा है कौन सा, अर्ध शुष्क। क्यों अर्ध शुष्क में ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ना है अपने को, क्योंकि वहां पे जो मैदानी भाग आएंगे ना वो अपन अपवा तंत्र में पढ़ेंगे ऑलरेडी, तो वहां जो जरूरी चीजें वो पढ़ के और फिर पढ़ेंगे अपन अरावली। अब मेरी बात सुनो, अब यह है कि कल की क्लास यानी आने वाली शायद अपने को एक क्लास जो है डिले करनी पड़े या ब्रेक करनी पड़े, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और बहुत अच्छा कारण भी आप कह सकते हो। जब वो हो जाएगा या जिस उद्देश्य से ब्रेक की जा रही है, जिस काम के लिए ब्रेक की जा रही है, जब वो हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। यदि संभव हुआ तो समय पे क्लास देने का प्रयास करूंगा, लेकिन यदि डिले हुआ भी या नहीं भी आई तो टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में बहुत समय है और इस तरीके से मैं आप लोगों को मैटर करवा रहा हूं तो आप लोगों के कोर्स वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से कवर हो रहा है, चिंता की बात नहीं है। क्योंकि जहां पे सारे टीचर यूट्यूब पे शांत हैं वहां मैं आप लोगों के लिए निरंतर क्लासेस दे रहा हूं, तो कुल मिला के आप लोगों की पढ़ाई तो निरंतर चालू ही है, तो चिंता मत करो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।